जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ पेपर 2 रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 3 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। सबका प्लेलिस्ट भी बना है, जाकर के आप लोग पिछला 3 टेस्ट जाकर के देखिए और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि उन तीनों टेस्ट में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे लोग फटाफट सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इस टेस्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, अभी प्रॉपरली देख सकते हो परीक्षा वाटिका है। और इसका लिंक भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे टेस्ट सीरीज मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जाकर के ज्वाइन कीजिए। मैं नंबर लिख देता हूँ 8676934039। इस नंबर पर जाइए, मेगा मॉक टेस्ट के बारे में पता कीजिए व्हाट्सअप करके या फिर कॉल कर सकते हो। इसमें 40 टेस्ट करवाए जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम का डेट नया वाला आ गया है। 14 से लेकर के 21 अप्रैल तक आपका एग्जाम होने वाला है। जिनका जिस डेट में एग्जाम डेट पड़ेगा उनका उन्हीं डेट में एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सारे लोग अगर सेशन को लाइक कर लिए हो एक बार यस करके कमेंट लगा देना। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, हॉकिंग विकिरण की भविष्यवाणी के अनुसार एक ब्लैक होल का तापमान उसके द्रव्यमान से कैसे संबंधित होता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्टीफन हॉकिंग ने 1974 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था और क्वांटम इफेक्ट के कारण ही ब्लैक होल उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानक मॉडल में हिग्स बोसॉन की भूमिका क्या होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, कणों को द्रव्यमान देता है ये। और हिग्स बोसॉन ना एक मूलभूत कण होता है जो कि हिग्स क्षेत्र जो हिग्स फील्ड होता है इससे जुड़ा होता है और ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक टाइम क्रिस्टल क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टाइम क्रिस्टल जो होता है ना निम्नतम ऊर्जा अवस्था में गतिशील पदार्थ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा विकल्प बी हो जाएगा। और एक सामान्य क्रिस्टल में जब अंतरिक्ष में परमाणु का एक दोहराव वाला पैटर्न होता है, जबकि टाइम क्रिस्टल में क्या होता है समय में दोहराव पैटर्न होता है। और इस अवधारणा की बात कही जाए तो 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता उनका नाम था फ्रैंक विल्जेक। इनको नोबेल पुरस्कार 2012 में मिल चुका है। फ्रैंक विल्जेक को इनके द्वारा ही यह अवधारणा दी गई थी। कौन सा? टाइम क्रिस्टल अवधारणा। 2012 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। अब एक जानकारी दे दूं कि 2025 में किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है उसके लिए 1 घंटे का एक वीडियो है। ये 1 घंटे का वीडियो जाकर के देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। जो बच्चे दरोगा की भी तैयारी कर रहे होंगे ना ऑलरेडी वीडियो के साथ साथ, वो भी ये वीडियो देख लेना क्योंकि 18 और 21 को दरोगा का एग्जाम होने वाला है। आज 16 जनवरी ही है, एक दिन का समय है, घंटे में ये वाला देख लेना। और एडुटेरिया का एक टेस्ट सीरीज है जो कि 20 मॉक टेस्ट 1000 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, वो वाला भी आप लोग देख के ही जाना क्योंकि यहां से ना प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग किसकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, श्याम पदार्थ का। और यह घटना तब होती है जब एक विशाल वस्तु जैसे कि आकाशगंगा का समूह जो होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अपने पीछे स्थित दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये रिटर्न यू करके मोड़ देता है। अगला देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है। राइट आंसर हो जाएगा ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। और प्रतिरोधकता जो होती है किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है जो बताता है कि वह विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार प्रयोग किस क्वांटम अवधारणा को दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये विचार जो है ना जिसमें कि बिल्ली एक बंद बॉक्स में होती है और उसका जीवन एक यादृच्छिक क्वांटम घटना से जुड़ा होता है। तो ये हो जाएगा अध्यारोपण सस्पेंशन सिद्धांत से होता है। क्या? सुपरपोजिशन सिद्धांत होता है, सुपरपोजिशन सिद्धांत होता है, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब बॉक्स को खोला नहीं जाता है तो बिल्ली एक ही समय में जीवित और मृत दोनों अवस्था के अध्यारोपण में होता है। अगला देखिए, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, उच्च तापमान का। नेक्स्ट है फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं का संकरण जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए क्या होगा। तो ये जो होता है ना sp2 का बंध होता है, और फ्लोरीन कार्बन एक जो फ्लोरीन होता है ना एक अपर रूप होता है, एलोट्रॉफ होता है, जिसमें कार्बन परमाणु गोलाकार या अंडाकार या फिर नलीदार संरचना से जुड़ा होता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से भी जुड़ता है, जिसमें क्या होता है, दोहरा बंध होता है, और 2 एकल बंध भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, कार्बन परमाणु में 2 एकल बंध, 1 दोहरा बंध इसमें मिलेगा आपको। अगला देखिए, विलयन की मोललता तापमान से अप्रभावित क्यों रहती है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि एक आयतन पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस एरोसोल का उदाहरण है? ठोस एरोसोल हो जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा धुआं। क्या होगा? स्मोक हो जाएगा। जब ठोस कण जैसे कि राख या कालिक होता है, गैस जैसे हवा में परिक्षेपित होता है, तो इसे ठोस एरोसोल कहा जाता है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण क्या हो सकता है? स्मोक यानी धुआं होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्प्रेरक परिवर्तक कैटलिक कन्वर्टर जो होता है, इसमें कौन सी धातु उत्प्रेरक के रूप में उपयोग की जाती है? ये होता है कौन सा? पीटी हो जाएगा, पीडी और आरएच हो जाएगा, और ये उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम, जहरीला कार्बन मोनोऑक्साइड जो सीओ होता है ना, बिना जले हाइड्रोकार्बन को ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकृत कर देगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। एक अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है, क्या कहलाता है? आसान सा जवाब हो जाएगा, ये कायरल कहलाता है। क्या? कायरल कहलाता है। और कायरलता जो जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान में इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि कई जैविक अणु जो होते हैं ना कायरल होते हैं, और एनेंटिओमर के जैविक जो होते हैं इसमें प्रभाव बहुत भिन्न हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ये टाइलून हो जाएगा। क्या? टॉयलून हो जाएगा। और टॉयलून में जो बेंजीन वलय के एक मैथिल समूह से जुड़ा होता है, क्या चीज? CH3। ठीक है, एक बंध लगता है इसमें। अगला देखिए, आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा क्लोरीन। आसान सा जवाब है Cl, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? क्लोरीन। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन का मुख्य कारण क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, विलायक अणुओं का असंतुलित संघट्ट होता है। विकल्प बी सही जवाब होगा। और ब्राउनी गति किसी तरल या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक यानी कि रैंडम गति होती है, रैंडम मोशन होती है, और यह गति निलंबित कण के आसपास विलायक अणु द्वारा लगातार यानी कि असमान रूप से होने वाले टकराव के कारण ही होता है। चलिए आगे देखिए, जीन साइलेंसिंग में कौन सी आरएनए प्रजाति केंद्रीय भूमिका निभाती है? सही जवाब हो जाएगा क्या? siRNA और miRNA। siRNA क्या होता है और miRNA क्या होता है बताइए आप लोग। ये जो छोटे छोटे नॉन कोडिंग आरएनए अणु होते हैं ना, जो कि पूरक mRNA अणु से जुड़ करके ना उन्हें लक्षित करने का काम करते हैं। ये बंधन या तो mRNA के क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन के कारण बनता है, या अनुवाद यानी ट्रांसलेशन को रोकता है, जिससे कि क्या होता है? प्रोटीन का उत्पादन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाएगा। और जीन साइलेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी विशिष्ट जीन का अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। आप लोग ये बताइए siRNA क्या होता है, कमेंट करना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER का मुख्य कार्य क्या है? RER क्या होता है? ये ना सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं RER की सतह पर, जिसको एक खुरदरा रूप में दिया जाता है। और मानव शरीर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना और इसको संशोधित करना। आसान सा जवाब विकल्प भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम इकोलॉजिकल सक्सेशन में अग्रणी प्रजाति का एक उदाहरण क्या है? यह अग्रणी प्रजाति कौन सा होगा? यह हो जाएगा लाइकेन। विकल्प सी राइट आंसर होगा। और लाइकेन यानी शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है, चट्टान पर उग सकता है या एसिड स्रावित करके उनको ब्रोक कर सकता है, तोड़ देगा, और मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे ही टूटेगा फिर वो गल सड़ के मिट्टी बनना शुरू होगा, उसका डेड हो जाएगा, अपघटन से कार्बनिक पदार्थ जुड़ेगा, और अन्य जटिल पदार्थ भी उससे, जैसे कि पौधा कई होता है ना, जटिल पौधा होता है,
कई तरह के घास होते हैं, ये सभी विकास की परिस्थितियों के लिए उसके अनुकूल बनाने का काम करता है। अगला देखिए, एलोस्टेरिक निरोधन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन में निरोधक कहां बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सक्रिय स्थल के अलावा अन्य स्थल पर भी, विकल्प बी आसान सा जवाब। और एलोस्टेरिक निरोधन जो होता है एंजाइम गतिविधि का नियमन एक रूप होता है, यही होता है, सक्रिय स्थल के अलावा अन्य स्थल पर भी बन सकता है, एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? नहीं को कोड कीजिए और बताइए कौन सा नहीं है अवशेषी अंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा नेल्स, नाखून हो जाएगा, क्योंकि जो कृमि रूप परिशेषिका होती है, अपेंडिक्स होता है, और अकल दाढ़ यानी विजडम टूथ जो होता है, निशामक पटल जो आंख का तीसरा पलक होता है, ये अवशेषी अंग के उदाहरण हो जाएंगे ये तीनों। ये नाखून जो होगा अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है और नहीं ही पूछा जा रहा है। नाखून अवशेषी नहीं होगा क्योंकि उंगली और पैर की उंगली के सिरे की रक्षा करने और किसी वस्तु को पकड़ने में हेल्प करना, इसका यही इंपॉर्टेंट काम होता है। एक ना वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, और अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो अपने पूर्वज रूप में अपना अधिकांश या पूरा मूल कार्य खो देता है, वही होता है अवशेषी अंग। अगला देखिए, पीसीआर तकनीक में टैक पॉलीमरेज का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा इसकी उच्च ताप स्थिरता के कारण, आसान सा जवाब है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? इसमें से कौन सा होगा सार्वभौमिक ग्राही? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ए बी प्लस, विकल्प डी हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या समानता है? तो माइटोकॉन्ड जो होता है ना, अंतः सहजीवी सिद्धांत होता है, क्या होता है? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी होता है, इसका समर्थन करता है, जो बताता है कि अंगक स्वतंत्र जो होगा प्रोकैरियोटिक जीव का रूप होगा और इसी में उत्पन्न हुआ होगा, और अपना स्वयं का डीएनए होगा और राइबोसोम भी होगा। यही होने के कारण ना कोशिका प्रोटीन बनाएगा और प्रतिकृति उसका जो है ना फोटो, जैसे कहते हैं ना फोटोकॉपी, तो ये प्रतिकृति बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि पौधा हो गया, कई तरह के जानवर हो गया, इन सब में पाया जाएगा, और ये सारे जो होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए यानी श्वसन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो केवल पौधा यानी कि सिर्फ जो पेड़ पौधे होंगे और कुछ प्रोटिस्ट जो पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी होते हैं, तो इनमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो आप। चलिए अगला है, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? यहां पर नहीं को कोड किया गया, बताइए किस पर आधारित नहीं है? तो ये वंशानुगति पर आधारित नहीं है, विकल्प सी आसान सा जवाब हो जाएगा, अर्जित लक्षणों की वंशानुगति पर आधारित नहीं है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विनियोजन वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की घटती बंधुता ये होता है। यह स्थिति तब होगी जब ब्लड में CO2 का स्तर बढ़ जाएगा। क्या होगा? CO2 जो होगा बढ़ जाएगा। अगला देखिए, बायो रेमेडिएशन क्या है? बायो रेमेडिएशन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है, ये तो नहीं होगा। ये ना बायो रेमेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसमें पर्यावरण से दूषित पदार्थ, प्रदूषक और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं जिसको बेअसर करके हटाने के लिए बैक्टीरिया, कवक जैसे सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा है प्रदूषक को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग, यही बताए ना अभी, ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे कि भय और क्रोध को नियंत्रित करता है? ये मतलब डर को जो कंट्रोल करेगा, किसको? फियर एंड एंगर, डर और गुस्सा को कंट्रोल करेगा। आसान बताइए क्या होगा? एमिगडाला होगा, एमिगडाला हो जाएगा ये, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और ये ना बादाम के आकार जैसा संरचना का एक छोटा एक जोड़ा होता है जो कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब के भीतर स्थित होता है, लिम्बिक प्रणाली का हिस्सा है, और भावनात्मक प्रसंस्करण खास करके जो भय होता है और किसी तरह की जैसे कि आक्रामकता जैसे स्थिति होती है, जैसे कई बार गुस्सा आता है आक्रामक हो जाते हो आप, और कभी कभी होता है कुछ सैड सा मोमेंट हो तो चिंता होने लगता है, चिंता जैसी स्थिति में भी यही हार्मोन काम करता है। अगला देखिए, कैंसर कोशिकाओं की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? कैंसर कोशिका, आसान सा जवाब, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होता है, कभी भी बढ़ जाएगा। और सामान्य कोशिकाएं जो होती है, कोशिका चक्र चौकी जो चेक पॉइंट्स होता है, इसके द्वारा नियंत्रित तरीके से बढ़ता है, और यहीं पर जाकर के क्या होता है, आगे जाकर के ये ब्लॉक होने लगता है, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। चलिए इसको इरेज कर लो। आगे देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा है? तो ये ऊर्जा का प्रवाह जो होगा एक दिशात्मक होगा। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। और पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य से प्रवेश करेगा और उत्पादक यानी पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर उड़ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी एक दिशात्मक होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। चलिए अब करंट का क्वेश्चन आएगा। 2025 में भारत के गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान क्या है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जानते हो आप लोग इसरो के बारे में। इसरो के बारे में ये ना महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका उद्देश्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को निम्न भूकक्षा जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है इसमें भेजा जाए और उसको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर फिर से वापस लाया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, निम्न भूकक्षा में मानवयुक्त उड़ान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, प्रौद्योगिकी और भू राजनीति। भारत की फेसलेस असेसमेंट स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब विकल्प सी, प्रत्यक्ष कराधान से, डायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड में इसमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? क्वाड समूह में यहां पर जो दिया गया है इसमें से सिर्फ और सिर्फ दक्षिण कोरिया इसमें बाबा शामिल नहीं है। क्वाड जो है इसका एक उद्देश्य है कि स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाए और इसको हेल्प करना। एक समुद्री सुरक्षा के लिए कनेक्टिविटी है और खास करके जलवायु परिवर्तन हो गया या फिर कई तरह के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर यह हेल्प करने का काम करता है। और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, 4 देश का एक रणनीतिक मंच है क्वाड। इसमें कौन कौन सा है? यूएसए हो जाएगा, ये बॉस तो सब में रहता है। उसके बाद अपना प्यारा भारत क्वाड में शामिल है। भारत का मित्र राष्ट्र कह सको जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इसमें शामिल है। क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल है। अगला प्रश्न देखिए। 2025 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? आसान सा जवाब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? आसान सा जवाब टिक कर लीजिए, विकल्प भी बेंगलुरु में ही स्थापित होगा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का डिजाइन क्या अर्थ है इसका? चलिए बताइए। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, नेप, इकोनॉमिक नहीं पढ़ना, एजुकेशन पॉलिसी है, ये 10+2 प्रणाली को एक नई शैक्षणिक और पाठचर्या संरचना के तहत प्रतिस्थापित किया गया है जो आयु समूह को अनुरूपित करेगा। संरचना मतलब फाउंडेशन स्टेज है 3 से 8 तक के बच्चों के लिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए। फिर दूसरा स्टेज आता है प्रिपरेटरी स्टेज जो 8 से 11 वर्ष के लिए है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप लोग लिखते जाइए। फाउंडेशनल स्टेज एफएस कितने से कितने तक? 3 to 8 ईयर के बच्चों के लिए है। उसके बाद दूसरा आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, पीएस प्रिपरेटरी स्टेज। फिर यहाँ पर आएगा 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, कितना? 8 to 11 ईयर्स। ठीक, तीसरा स्टेज आएगा मिडिल स्टेज एमएस, ये आएगा 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, और आखिरी स्टेज जो आएगा सेकेंडरी स्टेज एसएस सेकेंडरी स्टेज, इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए और पाठ्यक्रम का बोझ जो हो इसमें कम किया जाए और अनुभवात्मक शिक्षा जो हो इसको बढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में सक्रियता जगे और सही शिक्षा की दिशा में बच्चे बढ़ सके। अगला देखिए, ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए भारत का अभियान था? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तुर्की और सीरिया से संबंधित है ये। और ये अभियान कब चला था? फरवरी 2023 का मामला है, फरवरी 2023। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट पर संबंधित है ये विपो पर संबंधित है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित है और इसके द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में 2 उप सूचकांक भी आधारित है जो इनोवेशन इनपुट है II और इनोवेशन आउटपुट क्या है? II और IO, इनपुट ये आउटपुट, और पहले I का मतलब क्या होगा? इनोवेशन। ठीक, अगला देखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी। अमृत धरोहर योजना का संबंध किसके संरक्षण से है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए, 2025 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
जीआई टैग मिला है कहां पर, ये काल्पनिक है, नालंदा की जो बावन बूटी साड़ी है, इसका नाम है नालंदा की साड़ी है बावन बूटी, इसी को मिला है, बिहार से संबंधित है, ये फैक्ट याद रखना। और भौगोलिक संकेत जो होता है ना, भौगोलिक टैग यानी जीआई टैग जो होता है, एक ऐसा नाम या संकेत होता है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, या उनमें उस उत्पत्ति के कारण कोई गुण होती है या उनकी कोई प्रतिष्ठा होती है। बिहार के कई उत्पादों को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि मिथिला का मखाना हो गया हो, या फिर मगही पान हुआ हो, ये मगही पान ये हो जाएगा। और कतरनी चावल यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं इसको, कतरनी चावल हो गया। और शाही लीची, जो मुजफ्फरपुर का लीची है शाही लीची, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग उत्पाद की प्रामाणिकता जो होती है सुनिश्चित करता है और कि उत्पाद के आर्थिक हित की रक्षा कैसे करेगा। अगर बावन बूटी साड़ी जो है ये काल्पनिक उदाहरण है जैसा कि प्रश्न में दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी ही होगा, जो काल्पनिक रूप से नालंदा की बावन बूटी साड़ी को जीआई टैग मिला है 2025 में, जो बिहार से संबंधित उत्पाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास होता है? सही जवाब विकल्प सी, नेपाल के बीच होता है। 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? रामसर स्थल की संख्या 80 हो जाएगा। संख्या ये बदल सकता है, यहां पर लिखा गया साफ साफ, जैसे करंट में आएगा मामला ये संख्या बदल सकता है। भारत की डिजिटल रुपया ई रूपी परियोजना का नेतृत्व कौन सी संस्था कर रही है? यह किया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। ऋग्वैदिक दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आसान सा जवाब दे दीजिए, पुरुषनी, जो कि आधुनिक रावी नदी के नाम से जाना जाता है, परुष्णी या पुरुषनी नदी, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और ये युद्ध जो है ना, दसराग युद्ध, ऋग्वेद में वर्णित है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें वर्णन किया गया है। और ये युद्ध जो है ना, भरत जनजाति के राजा सुदास थे, सुदास नाम था उनका। ये किस भरत वंश के राजा थे, राजा सुदास। इनकी और 10 अन्य जनजाति यानी 5 आर्य थे और 5 अनार्य, 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य, इनके बीच ही लड़ा गया था। ठीक है, ये दसराग युद्ध। और इस युद्ध में क्या कौन जीता था? राजा सुदास का विजय हुआ था और ये सारे बंदे यहाँ पर हार गए थे। और भारत में भरत जनजाति का प्रभुत्व यहीं से स्थापित होता है, भरत जनजाति का, ठीक है, जिनके राजा सुदास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का सोर्स क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ आर्य सत्य, विकल्प डी राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया है 4 सत्य, जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चौथा आर्य सत्य ये है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब कि जो दुख को समाप्त करने का मार्ग बताएगा, और यही जो है अष्टांगिक मार्ग में भी बताया गया है। और अष्टांगिक मार्ग में क्या है? 8 तत्व शामिल है। 8 तत्व कौन सा? तो मैंने पिछले कई टेस्ट में ऐसा आया है प्रश्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक उपाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी यानी कि चालीसा समूह का दमन किसने किया था? चहलगानी जो है ये बलबन द्वारा दमन किया गया था। तुर्काने चहलगानी चालीसा, जो 40 शक्तिशाली तुर्की सरदार का एक समूह हुआ करता था, जिसका गठन सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी सहायता के लिए किया था। इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है और यह समूह बहुत शक्तिशाली हो गया था, सुल्तान बनाने और हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। और यही जाकर के रजिया को भी फिर चारित्र खनन करके रजिया को गद्दी से हटवाया था। रजिया का कार्यकाल 4 साल का ही रह गया था, खैर पूरा 4 साल नहीं था, 3 साल 6 महीने 11 दिन का था। और बलबन जो था स्वयं इस समूह का सदस्य हुआ करता था उस समय। सुल्तान बना, उसके बाद सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए इसी समूह की शक्ति ने इसको कुचल दिया। यहीं से चहलगानी जैसा चीज जो है यहीं से खत्म हो जाता है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज जो तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि का एक समूह हुआ करता था, ठीक है। और ये समूह में कौन कौन शामिल थे आप लोग कमेंट करना जरा। और कृष्णदेव राय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1509 से लेकर के 1529 तक, ठीक। अगला देखिए, आईने अकबरी का मुख्य विषय क्या है? आईने अकबरी, तो इसमें अकबर का प्रशासन सांख्यिकी रूप से दर्शाया गया है, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और आईने अकबरी जो है ना अबुल फजल द्वारा लिखा गया है और अकबर नामा का तीसरा और अंतिम भाग है, ठीक है। ये ना
अकबरनामा का तीसरा भाग है। किसका? अकबरनामा का। आईने अकबरी लिखा किसके गया था, किसके द्वारा? तो ये भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं व्हाट्सएप सेशन में, मैंने बताया था अकबरनामा के कितने पार्ट हैं और कौन कौन से हैं, सारा लिखवाया गया है। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसको ना कंप्लीट करवा दूं। ये जो कवि था ना, इसके दरबार में अष्टदिग्गज जो कवि हुआ करते थे, जिसमें एक कवि थे अल्लाह सानी पेद्दना और नंदी थिमन्ना और तेनाली रामकृष्ण, तेनाली रामन के नाम से जिसको जानते हो। तो एक तो लिख लेना पेदन्ना, दादा संयुक्त है पहला। दूसरा लिख लेना नंदी थिमन्ना, नंदी थिमन्ना उनका नाम था। और तीसरा लिख लेना, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, तीसरा आप लिख लीजिएगा, उनका नाम था रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण, तेनाली रामकृष्ण। ये तीनों इंपॉर्टेंट थे अष्टदिग्गज में। चलिए 50 हो गया। अब 51 देखिए, 1916 के लखनऊ समझौतों का मुख्य परिणाम क्या था? लखनऊ समझौता 1951, इसका परिणाम क्या निकल के आया था, ये बताना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ये तो पता है, तो यही पूछा जा रहा है, विकल्प भी हो जाएगा। इस समझौता के तहत क्या हुआ कि दोनों दल ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त रूप से संवैधानिक सुधार की मांग रखने पर सहमति व्यक्त किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लिया, और ये ना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास भी माना जाता है इसके लिए। तो इन दोनों के बीच ही समझौता था। विस्तृत में अगर जानना है तो क्लास वाले सेशन में आइए। जो बच्चे मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हो जाकर के ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज में इससे अधिक बताना संभव भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिश क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डोमेनियन स्टेटस। और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति हुआ करती थी, उनके द्वारा ही तैयार किया गया था। रिपोर्ट में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की मांग भी की गई। हालांकि इसने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमेनियन स्टेटस की सिफारिश किया था, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के युवा वर्ग जैसे कि जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे ना वहां पर निराश हो गए, नाराज हो गए, जिसकी वजह से डोमेनियन स्टेटस की यहाँ पर मांग की गई थी। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पीछे गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सीमित राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन करना। 1940 में हुआ था, ये चीज पता है। और ये सत्याग्रह जो है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, इसमें भारत की भागीदारी के खिलाफ हुआ था, जिसके बारे में भारतीयों ने परामर्श नहीं किया था। गांधी जी एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में बाधा नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक सीमित सत्याग्रह का विकल्प चुना, जिसमें चुने हुए व्यक्ति सार्वजनिक रूप से युद्ध के खिलाफ भाषण देते थे और खुद गिरफ्तार होते थे, खुद जाकर के गिरफ्तारी भी दे देते थे, ताकि भारत के विरोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज किया जा सके। पहले सत्याग्रही इसमें कौन थे? उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ये सारा आपको टिक करना है। तीसरे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, राजस्व का संग्रह हुआ करता था, और वह पूरे राज्य के राजस्व का मुख्य संग्रह नियंत्रक हुआ करता था, बजट तैयार करता था और कुल खर्चा पर नजर भी रखता था। यह पद जो था ना, मौर्य प्रशासन की केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रकृति को दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है मौर्य प्रशासन का। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? आसान सा जवाब है, 1872 में हुई थी, और उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। 1872 लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? 19वीं सदी, इस्लामी सुधारवादी आंदोलन, सर सैयद अहमद बरेलवी। याद आ गया कुछ? क्या उद्देश्य था इसका? इस्लाम को शुद्ध किया जाए और विदेशी प्रभाव को खत्म करना। पटना में इस आंदोलन का गतिविधि का केंद्र बना था, जहां से पूरे भारत के प्रचारक संसाधनों से भेजा जाता था यहीं से। तो ये कहां से बना था इसका केंद्र? बाबा अपना बिहार पटना था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी गाइडिनल्यू का संबंध किस क्षेत्र से था? तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अभी रानी के संदर्भ में ऐसा जानकारी आया, तो हाल ही में दरभंगा की महारानी थी, जिनका लगभग 96 या 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जो कामेश्वर महाराज थे दरभंगा पूरे स्टेट के,
और उनका डेथ हो गया। मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सरकार से इतना जरूर डिमांड करूंगा कि जिस राजा ने अपनी संपत्ति का लगभग हिस्सा दरभंगा के क्षेत्र के विकास के लिए दिया, और रानी ने जीते जी, अभी हाल की बात करूं, एम्स जैसे क्षेत्र हो गए, दरभंगा एयरपोर्ट जैसा क्षेत्र उन्होंने दिया, जहां पर बड़े बड़े नेता वहां पर उतरेंगे, उनके जमीन में बनाया गया। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है कामेश्वर सिंह महाराज के नाम से। तो इससे ऐसे महाराज की महारानी का डेथ हुआ है, कम से कम कुछ तो इनके लिए बनता था, एक तिरंगा भी उड़ा देते उनको, जो कि अपने राज्य के लिए किया था, जो कि सरकारी चीज के जो भी क्षेत्र थे उसमें अपना योगदान दिया। ना उनको कुछ सलामी दी गई, ना ही उनको एक तिरंगा भी कफन में नसीब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और आप सभी से डिमांड है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महारानी जो कि हमारे बिहार की थी, और एक ऐसी धरोहर थी बिहार की जो कि महारानी के रहते हुए अभी तक जिंदा थी। कुछ लोगों को पता होगा उनके बारे में, कुछ लोगों का नहीं पता होगा। आप जब दरभंगा जाओगे यूनिवर्सिटी वाले रोड से, बहुत लंबा उनका पूरा क्षेत्रफल है। देखिए कैसा विडंबना की बात है, यहाँ पर जैसे ही महारानी का डेथ होता है, कुछ ऐसे वीडियो भी मैंने देखा था। अब वीडियो की सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता है इस बात को लेकर के, लेकिन वीडियो में यह दिखाया जा रहा था कि महारानी के डेथ होते हुए दूसरे तीसरे दिन उसके घर वाले आपस में लड़ जाते हैं संपत्ति के लिए। तो कोई किसी चीज को लेकर के नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो भी दान किया गया उनके द्वारा दान हुआ था। लेकिन एक हिस्ट्री का फैक्ट इसलिए यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, नागालैंड की बात आई थी। तो जब भारत बर्मा म्यांमार का युद्ध हुआ था उस समय, तो उस समय लगभग 80 किलो सोना इनके द्वारा दान में दिया गया था, इसी महारानी के द्वारा। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए सरकार को। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर इसका क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे गांधी जी। विकल्प सी राइट आंसर होगा। डेट था 9 जनवरी, ठीक है, 1915। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये दांते अलिगियरी 1265 से 1321 एक इतालवी कवि था, एक लेखक भी हुआ करता था। तो अग्रदूत दांते को माना जाता है। विकल्प ए होगा, दांते नाम है उसका। और डिवाइन कॉमेडी इसकी रचना है, ठीक है। क्या नाम है? डिवाइन कॉमेडी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बताइए। ये तो आसान सा प्रश्न है। 28 जून 1914 सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी, क्या नाम था उसका? आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, और हत्या जो है एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा किया जाता है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दिया। गुप्त संधियां हुई, गठबंधन एक जटिल प्रक्रिया के कारण हुआ, लेकिन स्थानीय संघर्ष जल्द ही एक वैश्विक युद्ध में बदल गया, जिसका कारण यही माना जाता है। क्या? सेराजेवो हत्याकांड, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या है। साथ में इनकी रानी को भी मार दिया गया। मार्शल योजना का एक उद्देश्य क्या था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण था। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और आधिकारिक तौर पर यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम के रूप में इसको जाना जाता है। और 1948 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा शुरू किया गया एक पहल था, 1948 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के वास्तुकार कौन नहीं थे? नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछा जाता है नैम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो वास्तुकार कौन नहीं थे पूछा जा रहा है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चर्चिल इसमें शामिल नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? नाम की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड, मैं नाम भी लिख देता हूं, बेलग्रेड 1961 ईस्वी में हुई थी। इसमें शामिल मुख्य वास्तुकार के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे, और युगोस्लाविया के जोसिफ ब्रोज, ठीक, ब्रोज थे। यहाँ पर ब्रोज का नाम नहीं है, लिख लीजिएगा। ब्रोज शामिल थे, और टीटो शामिल थे। ब्रोज टीटो इन्हीं का नाम था। और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर शामिल थे, ये वाला भी हो जाएगा। और घाना के क्वामो नुक्रुमा शामिल थे। घाना के नक्रुमा, कहाँ के थे ये? घाना के। ये सारे इसमें शामिल थे, ठीक है। और चर्चिल इसमें शामिल नहीं थे, तो वास्तुकार में इनका गिनती नहीं आएगा। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटा मतलब सोया हुआ इस संदर्भ में। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द साइडवेज प्लैनेट? राइट आंसर हो जाएगा अरुण, यूरेनस। विकल्प बी आसान सा जवाब। अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा एक किस जलमरुमध्य के समानांतर स्थित है? लोकेटेड पैरेलल टू विच स्ट्रेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ साथ चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। आगे देखिए। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत की बात कही जाए यहां पर, तो समताप मंडल परत में पाई जाएगी। आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प बी।
और ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग कितना 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। क्लियर है? चलिए अगला है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो आसान जवाब, तुर्की में स्थित है अनातोलिया का पठार। पहाड़ पठार तो आपको याद ही रखना है। और अनातोलिया को ना एशिया माइनर भी कहा जाता है, इसी पठार को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है? ग्रैंड कैनियन ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। और ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित एक विशाल और गहरी घाटी है। और एक कोलोराडो नदी द्वारा बहुत लाखों वर्ष में चट्टान के टकराव के माध्यम से ये बना है। कहां से? कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। कोलोराडो रिवर, इसी के टकराव से बना है ये ग्रैंड कैनियन। तो राइट आंसर होगा विकल्प डी। पेनिन यानी यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? देखिए सारे पर्वत का नाम है और कहां स्थित है। 3 क्वेश्चन तो यही बन गया। पहला तो पेनिन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली पहाड़ी भारत में स्थित है। ये सारे जो है ना वलित पर्वत हैं और पुराने वलित पर्वत हैं। विकल्प बी राइट आंसर होगा। वलित पर्वत तब बनेगा जब पृथ्वी की 2 टेक्टोनिक प्लेट जो होगा आपस में यहां पर टकराएगा। ठीक है, इस तरह से इधर से आएगा, इधर से आएगा, दोनों बुम कर जाएगा। यहीं से क्या होगा? भूपर्पट्टी मुड़ जाएगा। क्या होगा? अब भूपर्पट्टी मुड़ेगा कैसे? अब देखिए यहां पर टकराता है, टकराने के बाद या तो इस तरह से धंस जाएगा नीचे या फिर यहां से मुड़ जाएगा। ठीक, अब यहां पर सोचने वाली बात है, आसान सी बात है। जैसे ही ऊपर जाएगा तभी तो पर्वत बनेगा। पर्वत का आकार तो नीचे धंसा तो नहीं बनेगा। नीचे धंसेगा तो क्या बनेगा? सागर बनेगा। ये बनेगा कब? जब ऊपर मुड़ेगा। जैसे टकराएगा भूपर्पट्टी मुड़ जाएगा और मुड़ेगा किस तरफ? ऊपर की ओर मुड़ेगा, तब जाकर के ये पर्वत बनेगा। अगला देखिए, विश्व का कॉफी बंदरगाह यानी कॉफी बंदरगाह जो है कौन सा होगा? तो विश्व का कॉफी बंदरगाह हो जाएगा सेंटोस। विकल्प भी हो जाएगा। और ये ना बहुत बड़ा निर्यातक बंदरगाह में से एक है। ब्राजील का विशाल कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। कहां पर? ब्राजील। ब्राजील। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। काइछे। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? आसान सा जवाब, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। अगला है, अम्फान निसर्ग यास किसके नाम है? ये जो नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम दिए गए हैं। विकल्प सी राइट आंसर होगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट की बात कही जाए तो ये दक्षिणतम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। विकल्प सी राइट आंसर होगा। और भारत का गणराज्य सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 2004 में सुनामी के दौरान यह बिंदु आंशिक रूप से जलमग्न हो गया था, पूरा डूब गया था, लेकिन अभी भी भारत के दक्षिणी सीमा का प्रतीक माना जाता है। अगला है, करेवा मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? करेवा मिट्टी जो है ना कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और ये हिमनद फ्यूवियल जो होता है, ग्लेशियो फ्यूवल होता है, इसी का निक्षेप है। कश्मीर घाट के पठार के रूप में इसको जाना जाता है। विकल्प सी राइट आंसर होगा। और करेवा मिट्टी के बारे में अक्सर पूछा जाता है, करेवा कहाँ का है, करेवा वर्ड से संबंधित। मतलब कि मैं जहां तक देखा हूं, जहां तक अभी तक टेस्ट कराया हूं, लगभग 20+ बार ये क्वेश्चन देख चुका हूं अलग अलग एग्जाम में। अगला देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है। विकल्प बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। और जिसके द्वारा क्या होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले में प्रतिपादित किया था? ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला ना, इसको पूरे डिटेल्स में पढ़िएगा। केशवानंद भारती केस से लेकर के कई ऐसे मामले आए थे सामने, जिसको देखना जरूरी होता है। 1973 में एक ऐतिहासिक मामला आता है। सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदलेगी। मूल ढांचा में क्या क्या शामिल आएगा? एक तो होगा लोकतंत्र, ये प्रस्तावना पर हो गया आप लोग। इसमें लोकतंत्र जैसा शब्द आता है। संघवाद, संघवाद हो गया। धर्मनिरपेक्षता होगा, धर्म निरपेक्षता, शक्ति का प्रतिकरण, ये सारे तत्व इसमें शामिल होंगे, लेकिन इसकी कोई निश्चित सूची नहीं दी गई है। ये कोई निश्चित सीमा सूची नहीं है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? मूल ढांचा। केशवानंद भारती केस आया था, 1973 का मामला है। ऐसे कई मामले आए थे। अब बोमई केस आया था,
तो ये सारा आपको देखना जरूर होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर। खास करके केशवानंद भारती केस तो अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी और एसआर बोमई केस भी इसमें शामिल है। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। आर्टिकल 5, 9, 10, 11 बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ये 11 आर्टिकल 11 जो है संविधान का भाग 2, जो कि आर्टिकल 5 to 11 जो नागरिकता से संबंधित है। 11 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 11 है, स्पष्ट रूप से संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के साथ साथ नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है। 1955 में पारित हुआ था और कितनी बार संशोधन हुआ? आखिरी बार 2019 में हुआ था। सारे संशोधन को देख लेना करंट से रिलेट करके, यहां से क्वेश्चन बनेगा। यहां पर मैं स्टार कर देता हूं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगर नहीं बना तो हमसे यहाँ पर आकर के बोलिएगा कमेंट में, यहाँ पर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नागरिकता से क्वेश्चन रहेगा मतलब रहेगा, और खास करके करंट वाले पार्ट से, जो 2003 का मामला हो या 2019 का मामला हो, जितने भी 1983-86 का मामला हो, जितने भी संशोधन हुए हैं उसको जाकर के गूगल सर्च कीजिए, जाकर के पढ़िए। लगभग 8 बार संशोधन हुआ है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? राइट आंसर आ जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? आसान सा जवाब हो जाएगा, इसको नियुक्ति किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी, गैरवाद योग्य है ये, और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी देश के शासन के लिए मूलभूत है, लेकिन अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा इसमें। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान, ये 42वां संविधान संशोधन होगा। कब हुआ था? 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था, और इसमें संविधान में बहुत बदलाव हुए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कमेंट करना मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, कौन कौन सा अनुच्छेद है इसमें। और कई प्रशासनिक न्यायिक प्रावधान को भी इसमें जोड़ा गया था, इसीलिए ना इसको लगभग लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? ये रिट क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा। नागरिक का जो मौलिक अधिकार होता है ना, इसको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, दूसरा क्या होगा? परमादेश मैंडेमस, तीसरा क्या होगा? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण जिसको सर्सियरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा 5वां होगा यानी कोवारंटो रिट होता है। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, और उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार जो होता है सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है, क्योंकि वे मौलिक अधिकार के अलावा कई अन्य कानूनी अधिकार को भी, इनके लिए भी रिट जारी कर सकते थे। ये जो होता है ना बाबा होता है, ये थोड़ा इसको वेटेज दिया गया बजाय सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पर हाई कोर्ट ना थोड़ा सा अव्वल दर्जा रहता है। अगला देखिए, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड किसके नियंत्रण में होती है? कॉन्टिजेंसी फंड की बात कही जाए तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, और आर्टिकल 267 में ये बताया गया है साफ साफ। विकल्प डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किसका माप करते हैं? लॉरेंज वक्र में किसका माप होता है? ये ना आय समानता को मापते हैं। किसको? आय असमानता। ये क्वेश्चन ना कई बार आया है लॉरेंज वक्र के बारे में, और ये ना इकोनॉमी का सबसे हिट क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र। आय असमानता यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया भी गया है, सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा वैसे दिया गया। इनकम इनइक्वालिटी। पूंजी बाजार का नियामक कौन है? तो ये हो जाएगा सेबी, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी वैधानिक निकाय के रूप में, और इसका उद्देश्य क्या था? निवेशक की हित की रक्षा किया जाए और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा दिया जाए। कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें से कौन कौन शामिल नहीं होगा? तो इसमें शामिल नहीं होगा सिर्फ खाद्य और ईंधन इसमें से। और कोर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित होता है और दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का एक माप होता है। इसकी गणना के लिए जो होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति, क्या चीज? हेडलाइन इन्फ्लेशन का यूज होता है, जो कि कुल मुद्रास्फीति से खाद्य ऊर्जा क्षेत्र में कीमत को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहां ना बहुत अस्थिरता पाई जाती है और अल्पकालिक आपूर्ति झटकों से प्रभावित हो सकता है।
इस नीति की मौद्रिक नीति की तैयारी करने की बात कही जाए तो जब इसका तैयारी किया जाता है, नीति तैयार होता है, तो केंद्रीय बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग संचालित मूल्य दबाव को बेहतर ढंग से यह दर्शाने का काम करता है। क्या यहाँ पर ये सारे खाद्य ईंधन को छोड़ के तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में मौद्रिक नीति कैसी हो जाती है? आसान सा जवाब हो जाएगा, ये अप्रभावी होगा, इनफेक्टिव रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। और ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जिसमें ब्याज दर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, घट जाएगी। जैसे ही तरलता मार्केट में आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, तो निश्चित रूप से ब्याज दर घटेगा। और बचत क्या होता है, बचत दर क्या होता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाएगा, जिससे मौद्रिक नीति क्या होती है, अप्रभावी बन जाती है। इसके तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री दिया गया नहीं, अध्यक्ष तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यहां पर नहीं दिया गया। हाँ दिया तो क्या, विकल्प सी। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किस क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये सहयोग हुआ था, बेगूसराय में स्थित है ये बरौनी तेल रिफाइनरी कारखाना 1964 में यूएसएसआर द्वारा किया गया था। सोवियत संघ लिखिए यहाँ पर, विकल्प सी होगा। कब? 1994 में। रिफाइनरी। पटना कलम चित्रकला शैली का मुख्य विशेषता क्या है? इसको ना आप लोग ना जाकर के अभी के अभी गूगल सर्च कीजिएगा। अभी जैसे ही आप लोग यहाँ से जाओगे गूगल सर्च कीजिएगा पटना कलम चित्रकला। कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक बन गया है। 18वीं से 20वीं सदी का मामला है, 18th से 35th सेंचुरी की बात है। इस बीच में पटना में विकसित हुआ था। मुगल ब्रिटिश शैली से प्रभावित होने के बाद भी इसकी अनूठी अपनी अपनी विशेषता थी, जिसमें रोजमर्रा के जीवन का दृश्य हो गया, जैसे कि कारीगर, व्यापारी और कई तरह के त्योहार को चित्रित किया जाता था। और इस शैली के कलाकार अक्सर कागज पर और बाद में अभ्रक पर चित्र बनाते थे, जिसमें पृष्ठभूमि हो, परिदृश्य का बहुत कम यूज किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये था ना एक आम जीवन का यथार्थवादी चित्रण था, रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ कॉमन लाइफ। विकल्प सी राइट आंसर होगा। 1934 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का मुंगेर और नालंदा से यहां पर मिला है। ठीक है, मुंगेर और नालंदा से। और मुंगेर में पैसरा, यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया। चलिए, मुंगेर नालंदा दिया ही गया है। मुंगेर का पैसरा जगह का नाम है। ठीक है, और नालंदा में जेठियन घाटी, नालंदा का जेठियन घाटी यहां से मिला है। पुरातात्विक खुदाई में कई तरह के पत्थर के औजार मिले हैं, और ये औजार जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर हो गया, और प्रारंभिक मानव गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं, जो कि पुरापाषाण काल में, जो पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। और ये ना प्रागैतिहासिक महत्व को दर्शाता है बिहार के संदर्भ में। जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहां पर ये वाला पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहार में नंगी हड़ताल 1930, ये मामला भी बहुत हिट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी में। ये छपरा जेल में हुआ था नंगी हड़ताल। कहां पर? छपरा जेल में हुआ था। विकल्प डी राइट आंसर होगा। सविना अवज्ञा आंदोलन का समय था। छपरा जेल के कैदी ने स्वदेशी के समर्थन में और विदेशी कपड़े के विरोध में प्रदर्शन कर दिया। जब उन्हें पहनने के लिए स्वदेशी वस्त्र नहीं मिला था, तो उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से साफ इनकार कर दिया था और बोला था हम नंगे रह लेंगे लेकिन विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। और विरोध स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अलग प्रवृत्ति का था, दृढ़ संकल्पित था कि नहीं पहनेंगे मतलब नहीं पहनेंगे। ठंड का भी समय था, बहुत लोग ठंड के समय भी वहां पर मना, साफ साफ मना कर दिए थे कि नहीं मतलब नहीं। बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी विष्णुपद मंदिर के पास से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पुनपुन नदी से गुजरती है। 1946 से 61 में अपनी मृत्यु तक रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न यही है ना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1946 से 61 तक मुख्यमंत्री रहे थे। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मजरुल हक के द्वारा किया गया था। विकल्प भी हो जाएगा 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का समय था। मजरुल हक एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। आश्रम के लिए अपनी जमीन भी दान दिया था इन्होंने, ताकि राष्ट्रवादी गतिविधि का केंद्र यहाँ पर बनाया जा सके। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपना अंतिम समय इसी आश्रम में बिताया था। अगला देखिए, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? ये बिहार का सोमेश्वर श्रेणी की बात किया जा रहा है। ये ना बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है, विशेष रूप से कौन सा? वेस्ट चंपारण का पार्ट है। विकल्प सी राइट आंसर होगा। और इस क्षेत्र में सोमेश्वर किला और कई महत्वपूर्ण दर्रा भी है।
सोमेश्वर किला के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लेना। सोमेश्वर किला ये सब ना इसी पार्ट में है, ठीक है। और बिहार की नेपाल के साथ उत्तरी सीमा भी यहीं से लगती है, नेपाल की उत्तरी सीमा लिख देता हूं यहाँ पर, नेपाल उत्तरी सीमा, इस सोमेश्वर श्रेणी का पार्ट है। चलिए आखिरी प्रश्न है, बराबर गुफाओं का निर्माण अशोक ने किस संप्रदाय के लिए करवाया था? बराबर गुफा के बारे में पूछा जा रहा है। ये जहाना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए बराबर गुफा कहाँ है, ये जहानाबाद का है। जहानाबाद बिहार का क्षेत्र है और भारत का सबसे पुराना जीवित रॉक कट गुफा है। रॉक कट पत्थर से काट के बनाया गया गुफा है। मौर्य साम्राज्य अशोक और उसके पौत्र दशरथ थे, अशोक के पोता दशरथ, अशोक प्लस दशरथ, दशरथ के बारे में जान लेना, इसके पोता थे। और इस गुफा का ना निर्माण आजीवक संप्रदाय के तपस्वी के निवास के लिए करवाया गया था, जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे। और इसमें अपनी अनूठी वास्तुकला का उदाहरण है, पॉलिश भी करवाया गया था और आंतरिक सतह जो है बहुत क्लीन कट बनवाया गया था। और ना मौर्यकालीन कला की बात कही जाए तो एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये रॉक कट गुफा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया गया था। आखिरी प्रश्न का जवाब हो गया विकल्प सी। अब बताइए आपके कितने प्रश्न सही हो पाए, कमेंट जरूर करना सारे लोग, तभी जाकर के अगला टेस्ट अपलोड होगा। और जब तक इस वीडियो पर 100 लाइक्स नहीं आएंगे अगला वीडियो अपलोड नहीं होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत आपके लिए किया जाता है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सहपाठियों में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलना चाहिए। मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।